What is a statement from there? That means the statement is one which gives some information. Then that's what it's a proposition that we studied. And then argument. Argument, it is a group of statements which has one premise plus conclusion together. So premise is the evidence which we give to support our conclusion, whereas conclusion is a result or decision. So after that, that is argument and conclusion. That difference we studied. Statements can be true or false, and the argument is valid or invalid. That is how we judge that. Then after that, assertion and reason. Then अब कोई category. ओके, बहुत अच्छे सुमा जी। अब कोई और बताएगा जो नेक्स्ट के बचे हुए टॉपिक है? कौन कौन से टॉपिक किए थे हमने? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन किए थे मैम, उसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉपुला और क्वांटिफायर। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है। आप सिर्फ टॉपिक बताएं, वो क्वेश्चन होंगे और सभी से पूछ लिए जाएंगे। ओके मैम, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉपुला, क्वांटिफायर पढ़े थे और क्लासिफिकेशन पढ़े थे AEIO का। ओके, तो चलिए अभी आप सभी बताएंगे मुझे सब्जेक्ट क्या होता है। राहुल जी बताएंगे। राहुल जी, सब्जेक्ट क्या होता है? मैम इट्स माय फर्स्ट डे, आज मेरा पहला दिन है। ओके, तो आप पीछे वाली क्लास नहीं देख के आए? हाँ, पीछे वाली नहीं। क्लास नहीं देखने? नहीं, कल ही तो मैंने ज्वाइन किया है। ओके, प्रेरणा जी आप बताएंगे ओल को किससे डिनोट किया जाता है? मैम ए से। ओके, शिवम जी आप बताएंगे ओ किसको डिनोट करता है? उषा जी आप बताएंगे ओ किसको डिनोट करता है? सम नॉट। ओके, सुमा जी आप बताएंगे कि स्टेटमेंट के लिए जो हम टू वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या होता है? स्टेटमेंट के लिए जो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होती है या वैलिड और इनवैलिड होती है? हाँ, वो एक स्टेटमेंट और एक आर्ग्यूमेंट। हाँ, दैट इज ई और आई। नहीं, जो हाँ, स्टेटमेंट होती है वो हाँ। ट्रू होती है, ट्रू या फॉल्स होती है या फिर वैलिड और इनवैलिड होती है? ट्रू और फॉल्स होता है स्टेटमेंट। ओके, सोनाली जी फिर आर्ग्यूमेंट कैसी होती है? आर्गुमेंट वैलिड इनवैलिड होती है मैम। ओके, भूमिका जी आप बताएंगे आई किसको डिनोट करता है? सम। ओके, अदर चार कौन रह गया? मेघा जी आप बताएंगे यूनिवर्सल कौन कौन से थे उसमें? जो हमने चार एलिमेंट पढ़े थे उनमें से यूनिवर्सल कौन कौन से थे? मैम मैं थोड़ा पढ़ के नहीं आई हूँ अभी। नीता जी आप बताएंगे। नीता जी, ओके, पलक जी आप बताएंगे। हाँ मैम, यूनिवर्सल ऑल और नो। ऑल और नो, ओके ठीक है। और ई मतलब मैम तो हो गया। क्या? आपकी आवाज नहीं आई। मैम यूनिवर्सल में ऑल आएगा और नो आएगा, तो ए और ई से डिनोटेट किया जाता है। ठीक है, और सम वो सॉरी नेगेटिव कौन कौन से होते हैं इसमें? कोई भी बताए, नेगेटिव कौन कौन से होते हैं इनमें? मैम ई और ओ। ओके, ई और ओ। और पर्टिकुलर कौन कौन से होते हैं? दैट इज सम एंड सम ए नॉट। आई ओ। आई। पर्टिकुलर सम नॉट। ओके, और इनको किस चीज से डिनोट करते हैं? आई और ओ। आई और ओ। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करने जा रहे हैं
एक तो उसमें से ही थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. ओके। आज हम करेंगे एरिस्टोटल सिलोजिज्म्स। देखो, हमने स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट पढ़ ली थी, और आर्ग्यूमेंट में हमने ये भी पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइज होता है और कंक्लूजन होता है। अब जो एरिस्टोटल सिलोजिज्म्स है उसमें क्या होता है, देयर हैव टू प्रीमाइज और वन कंक्लूजन, यानी यहाँ पे सिर्फ टोटल 3 स्टेटमेंट होती है। उनमें से जो पहली 2 स्टेटमेंट होगी वो होगी प्रीमाइज, जो लास्ट वाली स्टेटमेंट होगी वो होगी कंक्लूजन। इसको सिलोजिज्म्स बोलते हैं। और यहाँ पे है अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल सिलोजिज्म्स में क्या होता है, नॉर्मल 3 स्टेटमेंट होती है। उन 3 स्टेटमेंट में भी 3 टर्म्स होती है। कौन कौन सी होती है वो अभी हम पढ़ेंगे। देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जो पहली वाली स्टेटमेंट है और दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो होती है प्रीमाइज। देन जो नेक्स्ट वाली, जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, जिसके बिहाफ, जो फर्स्ट 2 के जो बिहाफ पे जो हमारा रिजल्ट निकला है वो है कंक्लूजन। तो ये थर्ड वाली हो गई कंक्लूजन। अब इसमें से 3 टर्म्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी टर्म्स होती है? एरिस्टोटल सिलोजिज्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स होती है। मिडल, फर्स्ट, माइनर और मेजर। There have 3 terms: middle, minor, major. अब ये हमें पता कैसे करनी है, हमें आर्ग्यूमेंट के अंदर ये पता करना है कि ये तीनों टर्म्स है ये कहाँ कहाँ पे मिलेगी हमें। तो मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है, प्रीमाइज 1, all cats are dogs. Premise 2, all dogs no dogs are mortal. तो हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। Therefore, no cats are mortal. अब देखो, कोई भी इसमें है ना, जो तीनों स्टेटमेंट है हमारी, माइनर, मेजर और मिडल, वो हमें हर हर जो टर्म्स है वो 2 टाइम्स रिपीट मिलेगी। माइनर्स भी 2 टाइम रिपीट्स मिलेगी, मेजर भी और मिडल भी, ठीक है। तो अब हमें इनमें देखना है कि वो कहाँ पे है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो इसमें जो हमारी कॉमन होती है, कॉमन टर्म्स होती है, लेकिन कॉमन टर्म्स किस में? ओनली प्रीमाइज में। जो प्रीमाइज के अंदर कॉमन टर्म्स होती है वो होती है मिडल। तो इसमें बताइए कॉमन टर्म कौन सी है? Dogs. मैम हाँ, P2 dogs. डॉग। dogs.
सिर्फ प्रीमाइस में देखना, वरना तो कॉमन टर्म्स देखो यहाँ पे वो है मोर्टल है, यहाँ पे भी मोर्टल है, लेकिन हमें जब मिडल टर्म्स देखते हैं तो वो हम सिर्फ प्रीमाइस में देखते हैं। मिडल टर्म्स कहाँ पे देखते हैं? प्रीमाइस में। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है वो कौन सी है? डॉग। तो डॉग क्या हो गई यहाँ पे? हमारी मिडल टर्म्स हो गई। अब मेजर टर्म्स कौन सी होती है? जो हम मेजर और जो माइनर टर्म्स होते हैं वो हम कंक्लूजन के अंदर देखते हैं। ओके, कंक्लूजन के अंदर हम मेजर और माइनर टर्म्स देखते हैं। अब माइनर टर्म्स कौन सी होगी? जो स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट यूज होगी, तो वो हमारी माइनर टर्म होगी। और जो प्रेडिकेट होगा कंक्लूजन का, वो मेजर टर्म्स होगा। ओके, डन। मैम इसमें मिडिल टर्म को नहीं लिखना होता है कंक्लूजन में ना? नहीं, कंक्लूजन में मिडल टर्म्स यूज नहीं होती। कंक्लूजन में मिडल टर्म सिर्फ हमारी प्रीमाइस के अंदर मिलेगी। ओके, हम एक बार फिर बताइएगा माइनर और मेजर। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। मैम ये स्लाइड्स बैकग्राउंड स्लाइड्स का वाइट किया तो अच्छा है, ये ब्लू के ऊपर इतना ये नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये स्लाइड पहले से ही प्रिपेयर है, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे Background, अलग से okay. ऐड करना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट या जो अलग से स्लाइड है उसमें समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में है, यहाँ पे क्या है? प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2, ये क्या हो गया? कंक्लूजन। अब हमें मिडल टर्म्स देखनी है, तो पहली बात तो ये कि हम मिडल टर्म्स कहाँ पे देखते हैं? मिडल टर्म्स कौन सी स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं हम? Premise. Premise में। प्रीमाइस में P1 और 2। यहाँ पे क्या होती है हमारी? मिडल टर्म। ओके, अब इसमें से बताओ यहाँ पे कौन सी मिडल टर्म्स क्या होती है? जो दोनों में कॉमन हो, टेबल। जो दोनों में कॉमन हो वो मिडल टर्म्स होगी। अब यहाँ पे मिडल टर्म्स, यहाँ पे कॉमन क्या है? टेबल है। अब जो हम वो मेजर और माइनर टर्म्स देखते हैं वो हम प्रीमाइस के अंदर नहीं देखते, वो हम पहले कंक्लूजन के अंदर देखते हैं। अब कंक्लूजन में जो एज ए सब्जेक्ट यूज होगी वो होगी माइनर टर्म्स। उसके बाद जो एज ए प्रेडिकेट यूज होगी वो होगी मेजर टर्म्स। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? Chair. चेयर। चेयर। तो ये कैसी होगी? माइनर टर्म। Fine. और यहाँ पे प्रेडिकेट कौन सा है? Furniture. फर्नीचर। अब जिसने फर्स्ट क्लास नहीं की, ये बताओ आप, क्या उसको ये समझ में आ सकता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है यहाँ पे? तो इसलिए मैंने बोला था कि पहले फर्स्ट वाली क्लास को अच्छे से करो ताकि आप आगे उसको अच्छे से समझ पाओगे, ये वर्ड्स बार बार आएंगे। तो जिसने नहीं लगाई थी उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारा जिसके ऐसी टर्म्स जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो वो होता है सब्जेक्ट। और जिसके जो उस सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हो, वो होता है प्रेडिकेट। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेयर है, प्रेडिकेट फर्नीचर है। ये जो ओल और आर बच गए, ओल होता है हमारा क्वांटिफायर यानी कि जो क्वांटिटी को बताता है, और आर है यहाँ पे कोप्यूला यानी कि जो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। ओके, एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोप्यूला यूज होता है। मैम तो वो तो देयरफॉर है ना? नहीं, देयरफॉर तो कल मैंने बताया था ना कि जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो यहाँ पे या तो सो या देयरफॉर लगाते हैं। और यस जो मैम बताया था। हाँ, और जो हम असर्शन और रीजन में है, जब हम रीजन देते हैं तो उससे पहले हम बिकॉज लगा के यूज करते हैं ना। अब मैंने आपको बोला ये टॉपिक मैं आज नहीं करवाऊंगी, क्यों? या मैंने ये अपना स्टेटमेंट दे दिया, अब मैं इसका रीजन दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये पहले करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? क्योंकि लगाया ना अपना रीजन देने से पहले। उसी प्रकार वो असर्शन और उसमें रीजन में था, और आर्ग्यूमेंट में क्या था? हम देयरफॉर का वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो मैम ये कोपुला क्या बता रहे हो मैम आप?
ये कल वाली क्लास में हुआ था कोपुला नहीं नहीं आर। हुआ था मैम, वो हाँ हुआ था, मेरे को पता है, पर ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कोपुला में। कोपुला होता है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके मैम, ठीक है। तो यहाँ पे आर है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज, एम आर, वाज वर, जो भी होगा वो। ठीक है मैम, और ये जो मिडिल, मेजर और माइनर है वो कैसे पता चलेगा मैम? ये अभी बताया ना कि बस जो लाइन में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से? हाँ, जो लाइन में लिखा हुआ है हम उसी हिसाब से देखते हैं कि ठीक है, लाइन में सबसे कहाँ नीचे पे। वाला माइनर है, बीच वाला मिडिल और सबसे ऊपर वाला मेजर हो गया। नहीं, नो मैम, यहाँ पे हम प्रीमाइज जैसे में आप देखो, मैं आपको और ये बताती हूँ। मैं ओल, ए आर बी, नो, बी आर सी, देयरफॉर, या सो या देयरफॉर, देयरफॉर ओल, ओल, सी आर ए। यहाँ पे हमारे पास देखो, अभी मैंने बोला कि जो पहली टू स्टेटमेंट होती है वो प्रीमाइज होती है, और जो थर्ड वाली स्टेटमेंट होती है वो कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे ये पहले वाली है स्टेटमेंट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जो पहली दो होती है वो होती है प्रीमाइज, जो लास्ट वाली होती है वो होती है कंक्लूजन। ओके, इतना क्लियर है? यस मैम। अब बोला गया है कि जो हम मिडिल टर्म्स देखते हैं, तो मिडिल क्या होती है? जो टर्म्स कॉमन होती है। लेकिन कॉमन किस में? देखो यहाँ पे तो बहुत सारी कॉमन टर्म्स है, ए भी 2 टाइम्स रिपीट है, बी भी 2 टाइम्स रिपीट है, सी भी 2 टाइम्स रिपीट है। अब ये तो तीनों ही कॉमन है ना, लेकिन हमें मिडिल टर्म्स देखनी है, और जो मिडिल टर्म्स देखते हैं वो कॉमन देखते हैं, लेकिन वो किसके अंदर देखते हैं? वो हम प्रीमाइज। प्रीमाइज के अंदर देखते हैं। यानी कि जो प्रीमाइज के अंदर जो भी कॉमन टर्म्स होगी वो मिडिल टर्म्स होगी। ओके, ओके मैम। तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स कौन सी है? बी। बी। तो बी क्या हो गई यहाँ पे? मिडल। मिडिल। हाँ। अब यहाँ पे अब जो माइनर टर्म बची और जो मेजर टर्म बची वो हम कंक्लूजन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हमने मिडल देखी, यहाँ पे माइनर और मेजर देखते हैं। अब इसमें से माइनर कौन सी होगी? जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म्स होगा, जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म्स होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। तो ये क्या हो गई? ये माइनर हो गई। और प्रेडिकेट क्या है? ए। ए ये मेजर हो गई। ठीक है मैम, डन, समझ में आ गया। अब इसमें मैम से जैसे आपने एग्जांपल दिया, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, तो ऑल और नो में नो ऑल दोनों ले सकते हैं हाँ, यहाँ पे कंक्लूजन देखो, में? जब आप मेजर और माइनर देखोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना कि ओल है, नो है, क्या दिया हुआ, ये नहीं देखना। आपको सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना कि वो कहाँ पे, किस पोजीशन में है। ओके। ओके मैम। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी प्रीमाइज है जिसमें माइनर टर्म है, तो कौन सी प्रीमाइज है जिसके अंदर माइनर टर्म्स है? सेकंड मैम सेकंड वाले में। एक मिनट दो मुझे। मैम कंक्लूजन है ना थर्ड वन, जिसमें माइनर और मेजर कंक्लूजन में देखते हैं ना। और मैम तो प्रमाइज पूछ रही है ना, प्रमाइज में कौन सा है? प्रमाइज तो 1 और 2 है ना। हाँ, अब बट देखो, प्रीमाइस में कॉमन टर्म। नहीं देखो, अब जब हम कंक्लूजन में ये देख चुके हैं कि माइनर क्या है, मेजर क्या है, अब अगर वो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी प्रीमाइज है जिसके अंदर माइनर टर्म्स है, तो कौन सी है? सेकंड। सेकंड। क्योंकि देखो हमें चेक तो यहाँ से करना है।
अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि माइनर टर्म्स हमारी सी है। अब आपको सी कहीं पे भी मिल सकता है, फर्स्ट में मिल सकता है, सेकंड में भी मिल सकता है। अब जहां पे भी वो माइनर टर्म आपको मिले, यानी कि सी या कोई भी जो वर्ड है, तो जब आपको मिलेगा तो आपको बता दोगे कि वो फर्स्ट प्रीमाइज में है या सेकंड प्रीमाइज में है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि माइनर कहाँ पे है, तो बता दिया आपने सेकंड में। अब मैं पूछूं कि मेजर टर्म्स वाली प्रीमाइज कौन सी है? मैम फर्स्ट वन। P1. ओके, Premise 1. इतना सभी को क्लियर है? Hmm. किसी यस को कोई मैम, डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब हम करते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट टू टाइप्स की होती हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। आप लोगों ने पढ़ा है पहले डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट? एनीवन? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? जो 100% कंक्लूजन, जो इसका जो कंक्लूजन है 100% प्रीमाइज को फॉलो करता हो, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो 100% में आएगा। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव में जो रिजल्ट होता है वो प्रोबेबिलिटी में होता है। जब भी कोई भी रिजल्ट आता है, जब डिडक्टिव में रिजल्ट आता है, जैसी उसकी प्रीमाइज है वैसा ही उसका कंक्लूजन होगा। ये 100% अपने प्रीमाइज को फॉलो करेगा। लेकिन इंडक्टिव में जब रिजल्ट आता है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे आता है। वो हो सकता है, ये वहां पे ये रहता है कि हाँ ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, यानी कि वहां पे श्योरिटी नहीं होती। ये यहाँ पे जो डिडक्टिव है उसमें तो जो प्रीमाइज होगी जैसी उसी के बेस पे हमारा कंक्लूजन होगा। लेकिन इंडक्टिव में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन के बेस पे कंक्लूजन निकलेगा। एक बार मैं आपको इसको स्लाइड से करवा देती हूँ डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे क्या होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट किस टाइप के आर्ग्यूमेंट होती है? जहां कंक्लूजन फॉलो किया जाता है प्रीमाइज के, जो प्रीमाइज के जैसी है वैसा ही कंक्लूजन होगा। अगर प्रीमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। डिडक्टिव रीजनिंग में अगर प्रीमाइज ट्रू है, इफ प्रीमाइज आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। और अगर ये उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता तो वहां पे वो अलग से इनवैलिड हो जाएगा। आपको वहां स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि अगर प्रीमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसके बेस पे आपको बताना है कैसी रीजनिंग है। तो डिडक्टिव में क्या होता है? जो कंक्लूजन फॉलो करता है किसको? प्रीमाइज को। अगर प्रीमाइज ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ठीक है, और इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव में वो कंक्लूजन को फॉलो नहीं करता। इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन को फॉलो किया जाता है। स्लाइड कहाँ पे? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट किस तरह की आर्ग्यूमेंट होती है? जहां पे जो कंक्लूजन निकलेगा वो किसके बेस पे निकलेगा? ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, वहां पे श्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, अब कैसे? जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो जर्नल टू पर्टिकुलर होता है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉलो
to particular. But in inductive reasoning, it follow particular to journal. ये पर्टिकुलर टू जर्नल और जर्नल टू पर्टिकुलर किस तरह से? देखो, डिडक्टिव में हमें सभी को पता है न्यूटन का लॉ है, न्यूटन ने लॉ दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक थ्योरी डेवलप हो चुकी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज पर किसी पर भी उसको अप्लाई करेंगे तो वो सभी पे अप्लाई होगा ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। हमें पता है कि जब भी कोई चीज हम ऊपर की तरफ उछालते तो वो नीचे की तरफ आएगी। अब हम ऊपर से सेब उछाले, पेन उछाले, बॉल उछाले, कुछ भी उछाले, वो नीचे की तरफ आएगी, यानी कि वो हर पर्टिकुलर चीज पर अप्लाई होता है। उसी प्रकार जब लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग में पर्टिकुलर टू जर्नल होता है। पर्टिकुलर टू जर्नल कैसे? हमने कुछ चीजें देखी, हम सब कुछ पार्ट्स को मिला के एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। अब जैसे कि हम अगर नेट से संबंधित ले ले तो हम पर्टिकुलर ये देखेंगे कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, जो क्विज लगा रहा है, आपने अपने आसपास 10-15 बच्चे देखे, वो आपने पर्टिकुलर ही देखे ना, उनको ऑब्जर्व किया, तब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो क्विज वगैरह लगाता है, जो मतलब थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेटिव होकर स्टडी करता है, वही नेट या जीआरएफ क्रैक कर पाता है। तो उससे आपने क्या कर दिया? उसको जर्नलाइज कर दिया। ओके, ये कैसे होता है? ये हमारा थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन होता है। और ये कैसा होता है? ये ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी होता है। अब ये 100% ट्रू कैसे होता है? ये हम थोड़ा उसके एग्जाम्पल से करेंगे, लेकिन एक जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि मान लो अब मैंने बोला कि जैसे सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, ऑल मेंस आर मॉर्टल। अब उसमें कोई भी आ गया, आप आ गए, मैं आ गई, तो हम भी कैसे हैं? हम भी मॉर्टल होंगे क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग में आते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? अब मैंने बोला कि मेरे पास एक कैट है, वो ब्लैक कलर की है। आप जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 10-15 जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके पास घर पे भी कैट है, वो भी ब्लैक कलर की है। और हम सभी मिलकर इस कंक्लूजन पे पहुंच गए, क्योंकि हमने 10 या 15 जो कैट है वो ब्लैक कलर की देखी है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि वो सभी की सभी कैट है, वो जो सभी किस प्रकार की कैट होती है वर्ल्ड में, वो सब ब्लैक कलर की होती है। तो कैसा था? ये ऑब्जर्वेशन टू हम थ्योरी पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है कि नो मैंने मैम। 10-15 या मैक्सिमम 100 कैट भी देख ली तो वो सभी ब्लैक कलर की है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जितनी भी दुनिया में जो कैट्स हैं वो सभी ब्लैक कलर की होंगी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं, नहीं बोल सकती ना। और हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे क्रो के बारे में हम नहीं बोल ಎಂತದು सकते, किसी का माइक ಏನು ऑन। ಫುಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ तो जैसे हम क्रो, वो हमने मोस्टली ब्लैक कलर के ही देखे, तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते ये वो किसी और कलर्स का हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी नहीं पता सबका। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी है ना कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि वहां पे हम जो रिजल्ट है उसके बारे में श्योर नहीं है, वहां पे हम सिर्फ ये लगा सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है। अगर वो 50% से अबव उसके होने के चांस है तो हम बोल सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर 50% से कम उसके होने के चांस है तो हम बोल सकते हैं कि लो प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब ये कैसा होता है? ये हमारा क्वांटिटेटिव होता है। डिडक्टिव रीजनिंग कैसे होती है? क्वांटिटेटिव। इंडक्टिव रीजनिंग कैसे होती है? क्वालिटेटिव। जो डिडक्टिव होती है उसमें टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी कि जर्नल टू पर्टिकुलर। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है? हम बॉटम टू अप जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना, वो स्टेटमेंट में किसी भी तरह से दे सकता है। यहाँ पे हम कैसे जाते हैं? यहाँ पे होल टू पार्ट होता है।
यहाँ पे इसका रिवर्स होता है, पार्ट टू होल होता है, क्योंकि हम पार्ट में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना, देन उसके बाद हम उन सभी चीजों को इकट्ठा करके कोई रिजल्ट पर पहुंचते हैं, कोई कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ये कैसा होता है, ऑब्जर्वेशन होती है इसमें। ये कैसा होता है, ये साइंटिफिक होता है। ये सब चीजें आपको याद करनी है। वो स्टेटमेंट में आपको किसी भी तरह से दे के पूछ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो जर्नल टू पर्टिकुलर होती है। ऐसे ही पूछ सकता है कि विच स्टेटमेंट आर पर्टिकुलर टू जर्नल। वो आपको एग्जांपल दे देगा, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एनी अदर। वो आपसे पूछ सकता है कौन सी जो रीजनिंग होती है, विच स्टेटमेंट इज गोइंग थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन, which statement is going top to bottom, which statement is from bottom to up, which statement is based on observation। तो आपको इसी तरह से कोई भी स्टेटमेंट दे के उसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिडक्टिव कैसी होती है। डिडक्टिव के एकदम अपोजिट वाली इंडक्टिव होती है। तो बताएं, जो डिडक्टिव होती है वो कैसी होती है? जर्नल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव कैसी होती है? पर्टिकुलर पर्टिकुलर टू जर्नल। डिडक्टिव कैसी होती है? थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन। इंडक्टिव कैसी होती है? इसका रिवर्स, ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी। डिडक्टिव कैसी होती है? क्वांटिटेटिव। और इंडक्टिव कैसी होती है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। आगे डिडक्टिव कैसी होती है? टॉप टू बॉटम होती है या बॉटम टू टॉप होती है? टॉप टू बॉटम। डिडक्टिव कैसी? देखो आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम, होल टू पार्ट, ये सब आप एक चीज से याद कर सकते हो, क्योंकि डिडक्टिव में क्या करते हैं हम, थ्योरी से ऑब्जर्वेशन तक आते हैं, यानी कि हम टॉप से बॉटम तक आते हैं। होल टू पार्ट का कैसा होगा कि हमने कोई थ्योरी जर्नलाइज की हुई है, तो उसको अब हम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे भी अप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट रहेगा। और इसका अपोजिट है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन ऐसा तो नहीं है कि हम सभी को एक साथ देख पाते। ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ चीजें हमने पार्ट पार्ट में देखी, देन उन सभी को एक साथ मिक्स करके हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी कि बॉटम टू अप पहुंचते हैं या फिर पार्ट टू होल पहुंचते हैं। ये कैसी होती है? साइंटिफिक होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, नॉन साइंटिफिक होती है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? मैम होल टू पार्ट क्या होता है? टू पार्ट मतलब सभी से एक पार्ट में जा रहे हैं हम। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सभी पे लागू होता है ना, पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है ना, ये पूरी अर्थ पे लागू होता है कि अगर मैं मान लो जहां पे मैं हूं, अगर मैं यहाँ से कोई चीज ऊपर फेंक रही हूँ, वो नीचे आ रही है। अब आप जहां पे बैठे हो, अगर मान लो आप वहां से भी कोई चीज ऊपर फेंकोगे, पेन ऊपर फेंकोगे, तो वो भी नीचे आएगा। यानी कि वो चीज आपके यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, वो चीज मेरे यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। वो जो भी जहाँ पे जितने बैठे उन सभी के वहां पे अप्लाई हो रही है, यानी कि पूरी अर्थ पे वो चीज अप्लाई हो रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वाली। यस और नो? यस। तो जो सब पे अप्लाई हो रही है, यानी कि होल मतलब पूरा का पूरा, होल मतलब पूरी चीजों पे जो अप्लाई हो रही है, फिर उसको हम किसी भी पार्ट पे अप्लाई कर ले तो उस पे भी वो रूल अप्लाई होगा। या आप कितनी भी बड़ी चीज पे उस चीज को अप्लाई कर लो, कितनी भी छोटी चीज पे अप्लाई कर लो, तो वो रूल सब पे अप्लाई होगा।
और पार्ट 2 होल इसका रिवर्स है कि हमने छोटी छोटी चीजों पे कुछ ऑब्जर्व किया, देन हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। हम किसी एक जैसे हम देखो, जब हम रिसर्च में योगा मॉडल्स वगैरह बनाते हैं ना, वो हम कुछ ही लोगों के ऊपर वो रिसर्च करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने आज पे जितने पीपल हैं उन सभी के ऊपर उस चीज को उनको योगा दे के देखा हो, या उनको किसी को वो मॉड्यूल दिया है या अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा है, ऐसा तो नहीं है ना। हम एक पर्टिकुलर यानी कि कुछ अपने सैंपल साइज के अकॉर्डिंग उन चीजों पे उनको रिसर्च करते हैं, यानी कि उनको योगा मॉड्यूल देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे हम बताते हैं कि इसको जर्नलाइज कर सकते या नहीं कर सकते। तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे अगर हमें उस चीज योगा से आराम मिला है तो किसी और को भी मिल सकता है। तो एक पार्ट पे हुआ है ना, वो सभी पे तो नहीं हुआ है ना। तो वो पार्ट के बेस पे हम उसको ऑब्जर्व करके देन हम किसी उस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हाँ ये और पे भी अप्लाई हो सकता है। ओके, किसी और को कोई मैम डाउट? जैसे डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो प्रीमाइस ट्रू रहता है तभी कंक्लूजन ट्रू आता है ना, उसका हाँ। कंक्लूजन बेस्ड रहता है। तो हम्म, प्रीमाइस फॉल्स रहेगा तो कंक्लूजन भी फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये अप्लाई होगा कि अगर कंक्लूजन ट्रू है तो जो सॉरी प्रीमाइस ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, ये मस्ट है। अब इसका रिवर्स होगा, उसमें वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, वो हम इसके आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इन सभी के भी आगे पार्ट हैं तो हम उसमें पढ़ेंगे कि वहां पे वो कैसी होगी। लेकिन यहाँ पे आप रिवर्स रूल फॉलो नहीं करोगे, यहाँ पे ये करोगे अगर हमारा प्रीमाइस ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए। अगर कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, वो वहां पे फॉल्स हो गया, तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। अब जो डिडक्टिव और इंडक्टिव है उसके भी आगे दो दो पार्ट हैं। आर्ग्यूमेंट है, कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट है बताएं? डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव भी आगे दो तरह की होती है, वैलिड और इनवैलिड। Inductive argument is also two type, strong or weak. This valid arguments is also two type, sound, unsound. Invalid arguments only one type, unsound. Strong argument is also two type, cogent, uncogent. वीक भी सिर्फ एक तरह की होती है, अनकोजेंट। ओके, तो आपको याद रखना है किसके कौन से टाइप होते हैं। आर्ग्यूमेंट कितने तरह की होती हैं? डिडक्टिव और दो इंडक्टिव। प्रकार के, डिडक्टिव के टू टाइप्स कौन कौन से हैं? वैलिड और वैलिड एंड इनवैलिड। इनवैलिड। इनवैलिड, इंडक्टिव के कौन कौन से टाइप हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक। अब स्ट्रॉन्ग के टू टाइप्स कौन कौन से हैं? कोजेंट और कोजेंट, अनकोजेंट। अनकोजेंट। और वैलिड के कौन कौन से टू टाइप हैं? साउंड और अनसाउंड। साउंड, और अनसाउंड। अनसाउंड। इनवैलिड का? अनसाउंड। स्ट्रॉन्ग और वीक। अनसाउंड। ओनली अनसाउंड। और वीक का? अनकोजेंट। अनकोजेंट। आप सभी को समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया आज की क्लास? कोई है? मैम हाँ, मैम मेरी 4 से 5 में मुझे क्लास करानी होती है योगा की एक, तो मैम मैं 5 बजे ज्वाइन करती हूँ मतलब। तो मैम मेरा आधे घंटे का छूट जाता है, वो मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगी। ओके, कोई बात नहीं।
तो चलिए 5 मिनट रहती है तो हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के जो जो भी हमने स्टेटमेंट की थी कि क्या क्या होती है वो बताएंगे। कोई भी हैंड रेज करो। कौन कौन बता सकते हैं?